हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में अब 2 महीने समय बच गए हैं। बहुत से बच्चे ये सोच रहे कैसे पढ़ें कि अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए, आज मैथ का लेक्चर है, तो इसमें मैथ वो गणित कर लेंगे कि कैसे पढ़ें, कितना समय है, कितना पढ़ें डेली, तो वो भी पता चल जाएगा। और अभी भी 2 महीने टाइम है, घबराने की बात नहीं है। अच्छे से अभी भी अगर सही तरीके से प्लान में पढ़े तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। हाँ, इधर उधर पता चला ये रट रहा है वो रट रहा है ये करके, तो फिर इधर उधर हो सकता है। लेकिन अच्छे से पढ़े प्लान वे में तो अच्छी तैयारी हो जाएगी, उसमें घबराने की बात नहीं। ठीक है। और यहाँ बिहार में तो ज़्यादातर बच्चे बस वो आंसर क्वेश्चन रट के और वही जो है करते रहते हैं। एक हम लोग जैसे प्लान कर रहे थे कि ग्रेजुएशन वालों के लिए कोर्स बनाए, ताकि वो अच्छे से थोड़ा पढ़ के और फिर पास हो, क्योंकि पास तो हो ही जाते हैं लेकिन पढ़ के नहीं होते। वो बहुत सारे बच्चों से हमने बात की, चूँकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं कि कहाँ कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, तो उसी के लिए कंटेंट उसी हिसाब से बनाएंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो किताब का नाम तक बता सके कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, कौन सी किताब पढ़ रहा है। हमने कहा चलो हो सके कुछ ऐसे बच्चे से हमने बात कर ली हो जिनको नहीं आता है। हमने कहा कि ऐसा थोड़ा जो अच्छा, जिन बच्चों को हम जानते हैं जो थोड़ा नॉलेज है उनको ठीक ठाक, तो हमें लगा ये तो पढ़ के पास हुए होंगे। हमने पूछा भैया कि कैसे तुम भी इस प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन देखे और हो गया या पढ़े हो? नहीं नहीं, हम पढ़ के पास किए थे। कौन सी किताब? किताब तो नहीं, गाइड पढ़े थे। अच्छा। फिर एक लड़की मिली, बोली नहीं मेरा +2 जो है ना वो अच्छा से नहीं हुआ था, मैंने ग्रेजुएशन में तो बहुत मेहनत करी थी, बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने कहा तो मुझे लगा ये ज़रूर बताएगी कौन सा किताब पढ़ना है। कौन सी किताब? किताब तो नहीं, बस वो गाइड से ही आता है। अच्छा। अभी तक मुझे बिहार में एक भी बच्चा नहीं मिला है, लगभग सैकड़ों बच्चों से बात कर चुका हूँ ग्रेजुएशन का, वो किताब का नाम तक बता दें कि कौन सी किताब पढ़नी। ये बड़ा विचित्र सी बात है, मगर अगर ऐसे पढ़ के फिर बोलते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती या कंपटीशन। अरे भाई, पास तो हो जाओगे, पास होने से काम नहीं चलेगा ना। जब कंपटीशन में बैठोगे फिर क्या करोगे? तो पास होना के साथ योग्यता, नॉलेज के साथ पास होगे, तब कंपटीशन में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पास हो गए तो। लेकिन कंपटीशन निकालने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कम से कम अभी से सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो, और अगले क्लास में जाना तो किताब पढ़ना, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन मत रटने लगना। किताब पहले पढ़ना, चैप्टर पढ़ना, फिर उसका आंसर। यहाँ पे बड़ा विचित्र सी ये भी चीज़ देखता हूँ बिहार में, चैप्टर पढ़े नहीं, कुछ नहीं पता कि उसमें क्या है, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन रटना शुरू। अरे भाई, जैसे मान लो कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी हीरा और मोती की, अब उस कोई किसी के सिलेबस में है तो पता चला वो लगा रटने की, बैलों का नाम हीरा और मोती था, बैलों का नाम हीरा और मोती था। तो कहीं पूछ दिया कि बैलों के मालिक का नाम क्या था, तब क्या करोगे? उनसे अच्छा ना कहानी पढ़ लो, कुछ भी पूछ ले कि बैलों का नाम क्या था, उसके मालिक का नाम क्या था, कौन ले गया था, क्यों ले गया था, सब बता दोगे। क्यों भागा है, क्यों कमजोर हो गए बैल, तो सब बता दोगे। तो कहानी पढ़ो, पहले चैप्टर पढ़ो, फिर आंसर क्वेश्चन करो। ये जितने निकलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी टीचर की बहाली हुई तो पता चला कि वो उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से आएगा, ये किसी से पूछ लो नहीं, वो डायरेक्ट यूट्यूब पे लॉन्च हो गए कोर्स, ऐप पे लॉन्च हो गए, और सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कराने लगे आंसर क्वेश्चन। क्या सिलेबस है, कंटेंट तो पहले पढ़ा दो, फिर आंसर क्वेश्चन करना। डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन डायरेक्ट करोगे क्या होगा, रटोगे, और कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, क्योंकि डॉट डॉट दिमाग में डाल के फिर उसको कनेक्ट करोगे कि पिक्चर कैसा बन रहा है। वो सारे डॉट हैं तब तो पिक्चर बन पाएगा, डॉट मिसिंग है तो पिक्चर नहीं बन पाएगा। लेकिन पहले पिक्चर को देख लिया, सिलेबस पढ़ लिया, कंटेंट पढ़ लिया, फिर आंसर क्वेश्चन करो, आपके दिमाग में पूरा क्लियर पिक्चर है। तो वैसे पढ़ना, कम से कम अभी से वैसे पढ़ो, अभी भी 2 महीना टाइम है। और अगले क्लास में जाना तो ये ज़रूर याद रखना, पहले किताब पढ़ना, तो टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, टेक्स्ट बुक जो आपका है उसको पढ़ना, फिर आंसर क्वेश्चन करना। तो चलो आइए 2 महीने का हिसाब किताब भी देख लेते हैं कैसे पढ़ें। अभी तो स्कूल जाना नहीं है, हाँ, तो 8-10 घंटे तो पढ़ सकते हैं डेली। कोई 10-12 भी पढ़ सकता है, कोई 10, कोई 8-9, जो भी एवरेज 10 घंटा मान लो। तो कितना सब्जेक्ट है? मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है ना, किसी का संस्कृत और उर्दू भी हो सकता है शायद। तो मैं ये रखूँ तो 2-2 घंटा रखो इनको, इनको एक एक कर दो।
चलो 9 घंटे, चलो 9 घंटा एवरेज मान लिया हमने। एक चैप्टर, और लगभग कितने चैप्टर हैं, 15-16 चैप्टर हैं लगभग सब में, है ना। तो एक चैप्टर का जैसे मान लो 1 शॉट का वीडियो आपने देखा 2 घंटे का, एक दिन, अगले दिन एक दिन आपने देखा, दूसरे दिन उसका रिवीजन कर लिया, तीसरे दिन आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो 3 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। तो 15-16 चैप्टर करने में 15 × 3 = 45, 50, 50-55 दिन में आपका कवर हो जाएगा। 4-5 दिन फिर भी बच जाएंगे आपके पास रिवीजन के लिए। तो ऐसे बोला 2-2 घंटा मैथ साइंस SST, 1-1 घंटा, ये दो, 3 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। चाहे अपने से पढ़ो, चाहे एक दिन एक वीडियो देख लो फिर उसको पढ़ो, पिक्चर, हाँ, एक दिन वीडियो देख लिया कोई आपने 1 शॉट वाला, फिर उसको पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिया। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका आराम से 2 महीने में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है अभी भी। और हम लोग 2 महीने का एक कोर्स लॉन्च किया है अभी, ये इसका मैथ का ये पहला लेक्चर है। इससे पहले एक फिजिक्स का लेक्चर हमने डाला है। तो इसमें हम आपका सारा कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। सारे चैप्टर 1 शॉट के होंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, फिर ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो 50% तो ऑब्जेक्टिव आता है, जो लो हैंगिंग फ्रूट है, ईजी स्कोरिंग है, उसको तो आसानी से कर सकते हैं आप। 50% ऑब्जेक्टिव है, और थोड़ा बहुत भी सब्जेक्टिव किए तो फर्स्ट डिवीजन तो ऐसे ही होगा। ऑब्जेक्टिव भी कितना, 100 में से 50, 80 में से 40 करने हैं। अब इतना भी कोई नहीं करे मतलब आपने बिल्कुल ही ठीक से नहीं पढ़ा है। ये कर लेने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव तो सारे हैं, और सब्जेक्टिव भी आपके कवर हो जाएंगे। और ये कोर्स हम यूट्यूब के साथ साथ अपने ऐप पे भी, क्लास टुडे का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप स्टोर में जाइए, कोर्स दिखेगा, खरीदने की जरूरत नहीं है, क्लिक कीजिए, सारे कंटेंट अनलॉक मिलेंगे, और ये नोट्स वगैरह भी वहाँ मिल जाएंगे। और टेस्ट सेक्शन में मॉक टेस्ट भी रहेगा। नेक्स्ट वीक से जो भी पढ़ाएंगे वीकली एक मॉक टेस्ट भी रखेंगे, ताकि अच्छी तैयारी होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है सॉरी, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं, तो इससे क्वेश्चन ये भी लगता है कि क्या काल्पनिक या अवास्तविक भी कोई चीज़ होती, संख्याएं होती हैं क्या। तो आप हायर क्लास में +2 में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उसमें आप काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभी वास्तविक संख्या पढ़िए, यही आपके सिलेबस में है। तो प्राकृतिक संख्या, पहला क्या है, नेचुरल नंबर, NCT नोट करते हैं, सॉरी। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, ये काउंटिंग संख्या जो गिनती के लिए जो यूज होता है ना, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कहा जाए क्लास में कितने बच्चे हैं बताइए, तो आप क्या करेंगे, -1 से काउंट करेंगे, 0 से काउंट करेंगे, कहाँ से, 1 से काउंट करेंगे ना। 1 2 3 4 जो ये काउंटिंग के लिए यूज होता है, इसको प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट कर देते हैं। ये कुछ नहीं, ये प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या बन जाता है। अब आता है पूर्णांक, इंटीजर, Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक क्या है, तो पूर्ण संख्या में 0 है और पॉजिटिव वाला है, ये पूर्ण संख्या है। और इसमें अगर हम निगेटिव वाला भी जोड़ दें, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, तो ये पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर। इसमें 0 भी होता है, पॉजिटिव धनात्मक भी होता है, निगेटिव ऋणात्मक भी होता है। 0 से इधर वाले को धनात्मक पूर्णांक, और 0 से इधर वाले को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में आपका निगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब आता है। उसके बाद है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य नाम से ही मालूम पता चल रहा है कि जिसमें भाग न लगे। ये कोई भी संख्या, उसमें अपने आप से तो भाग लग ही जाएगा, और 1 से भाग लग ही जाएगा। तो 1 और अपने आप के अलावा किसी से ना लगे, जैसे 3 है, 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं लग सकता। 2 भी अभाज्य है, 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं लग सकता। 5, 1 और 5 के अलावा नहीं लग सकता। 7 है, 11 है, 13 है, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 1 3 9, इसमें अपने अलावा 1 के अलावा भी 3 से लग रहा है, तो ये अभाज्य नहीं होगा अपने और 1 के अलावा किसी से भाग ना लगे, यानी इसके 2 ही फैक्टर होंगे ना, 1 और 1 को खुद, ठीक है। जो गुणनखंड है वो 2 ही होंगे इसके, एक 1 होगा और 1 को खुद होगा।
अब आता है यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसमें खुद के और एक के अलावा भी किसी संख्या से भाग लग जाए। जैसे कि 4 है, इसमें एक से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 4 से भी। 6 है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। इसमें क्या, खुद के अलावा, 1 के अलावा भी किसी संख्या से भाग लग रहा है, यानी इसमें फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है, तो उसको यौगिक कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 1 को क्या करेंगे, 1 तो नंबर भी खुद ही 1 है, तो 1 से लगेगा ही, और खुद नंबर भी 1 है, यानी इसका एक ही फैक्टर है। 2 फैक्टर है जिसके, उसको हम अभाज्य बोल रहे हैं, प्राइम बोल रहे हैं। इसमें 2 से ज़्यादा है, उसको यौगिक बोल रहे हैं, कंपोजिट बोल रहे हैं। एक को क्या बोलेंगे, तो एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, नहीं तो अभाज्य है नहीं वो यौगिक है। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि 1 क्या है। उसके बाद क्या है, सह अभाज्य को प्राइम। सह अभाज्य से ऐसा लग रहा है कि वो अभाज्य संख्या, ऐसा नहीं है। सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं, जैसे कोई भी जोड़ी ले लीजिए दो संख्याओं का, उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि अब 7 और 11, या कोई एक 9 और 16 ले लीजिए, ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं है, लेकिन ये सअभाज्य को प्राइम है। इसमें क्या होगा, 1 3 9, 1 2 4 8 16, इसमें एक ही कॉमन है ना, इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये आपस में सअभाज्य को प्राइम है। ऐसी संख्या जिनके बीच एक से ज़्यादा कोई कॉमन ना हो तो उसको सअभाज्य को प्राइम कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और क्यों, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें सारे आपके पूर्णांक संख्या आ जाते हैं। कोई भी संख्या है, चाहे वो 2 है चाहे -2 है, उसके नीचे 1 तो है ही, p बाई क्यू के फॉर्म में तो है ये। ठीक है, कोई रूट ऐसा है, लेकिन रूट से अगर वो बाहर आ जाए, जैसे √4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन रूट से कोई बाहर नहीं आ पाए, √3 है, तो ये अपरिमेय होगा। एक तो ये हो गया कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। जब जाहिर सी बात है ऐसे कुछ कोई चीज़ रहेगा अगर 22/7, ये भी परिमेय है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर इसका दशमलव प्रसार देखेंगे तो 2-3 तरह का हो सकता है। कुछ दशमलव क्या होता है, जैसे 2.5 कितना हो जाएगा, 5.6, ये खत्म हो गया, दशमलव के कुछ अंक के बाद खत्म हो जाता है जो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, शांत या समाप्त। ये दशमलव जो शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, उसको वो तो परिमेय संख्या होगा। कुछ ऐसा होगा जैसे कि /6, कितना हो जाएगा ये, तो 0.333 चलता जाएगा ना, ये रिपीट हो जाएगा। तो जो शांत तो ना हो, खत्म ना हो, लेकिन रिपीट होता चला जाए, ये भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शांत, इसको शांत आवर्ती, यानी शांत, सॉरी, अशांत आवर्ती। शांत है या अशांत आवर्ती है, यानी कि शांत तो नहीं हो रहा है, समाप्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो परिमेय संख्या कौन सा है, जैसे रूट में जो है, रूट से जो बाहर ना आए, जो भी रूट से बाहर नहीं आए वो परिमेय है। पाई, और पाई को π/2 भी लिख दे, 2 पाई लिख दे, ये सब अपरिमेय हो। ठीक है, और रूट के अंदर कुछ भी रहे, अगर रूट से बाहर नहीं आ रहा है तो अपरिमेय है। अगर रूट से बाहर आ जा रहा है, जैसे अंडर √4 है, तो परिमेय हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है, वो शांत नहीं होता, समाप्त नहीं होता, और अनावर्ती होता है, वो रिपीट भी नहीं होता है। जैसे पाई की वैल्यू क्या होता है, 3 पॉइंट कितना होता है, 4142 कुछ करके होता है ना। तो ये रिपीट चलता रहता है, ये रिपीट नहीं होता है। तो अशांत और अनावर्ती होता है, और ये शांत आवर्ती होता है। और एक और चीज़ क्या होता है इसमें, हाँ, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय में आप परिमेय जोड़ दीजिए तो भी वो अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेय में आप परिमेय से गुना कीजिए तो भी वो अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेय में कोई चीज़ माइनस कीजिए, चाहे उसे भाग दीजिए, अपरिमेय और परिमेय का कुछ भी जोड़ घटाओ गुना भागा कीजिए, अपरिमेय ही रहेगा वो। हाँ, अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर गुना कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत रहेगी। जैसे 2 माइनस √3 है और 2 प्लस √3 है, ये दोनों अपरिमेय है। जो अपरिमेय में परिमेय जोड़िए, माइनस कीजिए, वो अपरिमेय ही रहेगा। इनको अगर भाग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, a + b
इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, 4 - 3 बराबर 1, तो ये परिमेय हो गया। अदरवाइज अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़िए घटाइए, अपरिमेय में परिमेय संख्या से गुना कीजिए भाग दीजिए, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा, अपरिमेय डोमिनेट करेगा, ये याद रखना। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, खत्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता। इसका दशमलव या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अगर शांत नहीं होगा तो कम से कम रिपीट करेगा। इसको पहचानने का एक तरीका और है, पी वाई क्यू में होता है, तो क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, वो या तो 2 के घात के रूप में होगा या 5 के घात के रूप में होगा या 2 के घात गुने 5 के घात के रूप में रहेगा। तो ऐसा है इसका अभाज्य क्यू का, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के घात के रूप में है या 5 के घात के रूप में है या 2 के घात पे 5 के घात के गुणनफल के रूप में है, तो ये शांत होगा, ये याद रखना। यूक्लिड का विभाजन परमेय, पर लेमा लेमा परमेय को बोलते हैं। परमेय क्या है, एक सिद्ध चीज होती है ना, वो प्रमाणित होता है पहले से, इसलिए उसको एज इट इज मान लिया जाता है। ये ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, एक परमेय है, प्रमाणित चीज है और सिद्ध की हुई है। तो आप कहीं भी बोल दीजिए कि तीनों का 180 डिग्री है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि 180 कैसे है, तो आपको फिर उससे प्रूव करके बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रूवन है, वो सिद्ध है, तो ऐसे को परमेय बोलते हैं। और विभाजन परमेय क्या है, जैसे कोई भी पूर्णांक तो है ए और बी, उसके लिए क्यू और आर विद्यमान होते हैं, जिनके बीच संबंध क्या होता है, ए जैसे बड़ा वाला इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, सॉरी, और बी से छोटा होगा। बी से छोटा होगा। आर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि बी के बराबर हो गया तो एक बार और भाग लग जाएगा, वो जो है भाजक है बी। ये तो नॉर्मल कोई भी जो आप भाग देते हैं वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप 78 में, ठीक है, 15 से भाग, जैसे ऐसा है कि 78 डिवाइड 15, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये और ये बी, भाग दीजिए, 15 से 75 3 आ गया। तब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 78 इक्वल टू 15 गुने 5 प्लस 3, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया आपका, ये क्यू हो गया आपका, ये आर हो गया आपका। भाजक भागफल शेषफल, किसी भी भागा में यही होता है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही है भाजक भागफल शेषफल, वही चीज है। यही इनका यूक्लिड का। अब क्या है कि यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, पहले वाला परमेय था, ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने को। कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करना, उसके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। इससे क्या निकल के आता है, एचसीएफ निकल के आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 272 है और 148, अब इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जैसे 272 को, कि वही जो भाज्य वाला जो इनका परमेय था, विभाजन वाला जो परमेय था, वही वाला यूज करते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, 272 इक्वल टू, इसके टर्म में ये ए है, ये बी है, इंटू 1 प्लस 124, यही आ जाएगा ना, जरा दो, ठीक, हाँ। अब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, तो जब तक 0 ना आए इस प्रक्रिया को रिपीट करते रहिए, ये एल्गोरिथम है। तो जब तक ये शेषफल 0 ना आए रिपीट करते रहिए, जब 0 आ जाए तो वहाँ का जो भाजक होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। अब इनका इनका ले लीजिए, 148 इक्वल टू 124 उन 1 प्लस 24, यहाँ भी 0 नहीं है, तब इसको ले लीजिए, 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, तो 20 4 24, ठीक है। अब यहाँ भी 0 नहीं है, तो 24 और 4 को ले लीजिए, 4 गुने 6 प्लस 0, अब यहाँ 0 आ गया शेषफल, तो ये जो है अब ये एचसीएफ हो जाएगा। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 हो जाए उसका भाजक एचसीएफ हो जाएगा, या इससे पहले वाले स्टेप का शेषफल आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या है, महत्तम समापवर्तक।
ठीक है। तो ये 272 148 का भी एचसीएफ 4 होगा, 148 124 का भी 4 होगा, 124 और 24 का भी 4 होगा, 24 और 4 का भी 4 ही होगा। अंकगणित का मौलिक प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, वो यूनिक होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक 20, 20 को आप जैसे 2 से अभाज्य संख्याओं से जो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 10 5 1 है ना, तो 2 × 2 × 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो ये यूनिक होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 20 ही आएगा, चाहे ऑर्डर इसका क्रम कुछ भी हो, 5 को पहले 2 को बाद लीजिए, 5 को पहले इन दोनों को बाद में लिखिए, कुछ भी लिखिए, क्रम कोई भी हो वो यूनिक वही नंबर आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड जो है किसी भी यौगिक संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है ये यूनिक होता है, और इसका क्रम के ऊपर कोई क्रम से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, किसी भी क्रम में लिखिए, वो यही चीज़ है। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ और एलसीएम। महत्तम ऐसा लगता है कि वो बड़ा होगा, लेकिन वो छोटा होता है। दो या जितनी भी संख्याओं का आप महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी तो महत्तम समापवर्तक उससे भी छोटी या उसके बराबर होगी, और लघुत्तम समापवर्तक जितने संख्याओं का निकालना है तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे भी बड़ी लघुत्तम समापवर्तक होगी। क्यों? दोनों अलग चीज़ है। एचसीएफ क्या है? जैसे मान लीजिए कोई आपका ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको फैक्टर कर रहे हैं आप, टुकड़ा में कर रहे हैं, टुकड़ा हमेशा छोटा रहेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर टुकड़ा नहीं किए तो इसके बराबर होगा। तो एचसीएफ या तो ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा रहेगा। बराबर भी किससे? जो सबसे छोटी संख्या है, यानी ऐसा संख्या जो दोनों के टेबल में जो है ना, जिस हाँ वो है जो उससे सबसे छोटा वाला। और एलसीएम क्या होता है? जैसे कोई ये लकड़ी का टुकड़ा है, अब इसका आप मल्टीपल कर रहे हैं, 2 × 4 जो भी, तो ये हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है, उससे ये बड़ा ही आएगा। तो एलसीएम हमेशा बड़ा होता है और एचसीएफ हमेशा, क्योंकि एचसीएफ एक फैक्टर है, एक टुकड़ा है, और एलसीएम क्या है? उसका मल्टीपल है, गुणक। अब जो है ये सब देखो, 20 और 6, मान लो 20 का भी हमने निकाला था ना, कितना आया था, निकाल ही लेते हैं फिर से। 5 1, यानी 2 × 2 × 5, या ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5। 6 का कर लो, 2 3 3 1, यानी 2 × 3, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? अब मान लो जैसे इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो इसका मतलब 3 का पावर 0 है। 3 का पावर 0, 0 मतलब 1 होता है, पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 बोल लो, यानी 5 को 0 1 से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लो, हाँ यहाँ पे मान लो 3 का पावर 0, 5 का पावर 1, 3 का पावर 1। अब इसमें कॉमन कौन सा है? बस 2 है ना। तो इसमें सब जो कॉमन वाला है और उसका भी, सब जितना कॉमन होगा उसका लेंगे, और उसका जो कम पावर है वो लेंगे। एक ही कॉमन है, 2 है, 2 में कम पावर किसका है? इसका है, तो 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 कॉमन है और एक में 2 के पावर 1 है, एक में 2 है, तो कम पावर वाला लेंगे। और एचसीएफ में क्या करते हैं? वो एलसीएम में बड़ा पावर वाला लेते हैं, यानी 2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 2 में बड़ा पावर कितना है? 2 है। 3 है, 3 में एक में पावर 0, एक में 1 है, तो बड़ा वाला लेंगे। 5 है, 5 में एक में पावर 0, एक में 1 है, तो बड़ा वाला लेंगे। कितना हो जाएगा? 4 × 3 × 5, 5 3 15 चौके 60, एलसीएम 60 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया। तो देखो 2 के भी टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी 20 आता है, तो सबसे छोटा जो दोनों के टेबल में आता है, या ऐसे भी निकाल सकते थे, 20 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से भाग लगेगा ना इसका, जो ये हो जाएगा। ठीक, कितना है? 2 और 3, एक ही कॉमन है, जो कॉमन है हाईएस्ट कॉमन, जो भी कॉमन है उसमें जो बड़ा है वो ले लेते हैं। हाँ, एक और रिलेशन होता है इसमें, बता देते हैं।
कोई भी संख्या ए और बी, ठीक है, तो ए गुने बी यानी ए का और बी का गुणनफल कितना बराबर होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी गुने एलसीएम ऑफ ए बी, यानी ए बी के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और वो संख्या का गुणनफल आपस में बराबर होता है। जैसे यहीं देख लो, संख्या क्या था, संख्या था 20 और 6, इनका गुणनफल 120 और इनका एचसीएफ कितना था 2 और एलसीएम 60, इनका भी गुणनफल 120। संख्या का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। एक प्रमेय यह भी है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और p किसी धनात्मक पूर्णांक a के वर्ग a स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो वो a को भी विभाजित करेगा। जैसे कोई भी एक वर्ग ले लो, मान लो 4 का वर्ग 16 है, तो जो संख्या 16 को विभाजित करेगी, मान लीजिए 2, तो वो इसको भी 4 को विभाजित करेगी, यही कहना चाह रहे हैं। तो 4 को 16 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 8 कर सकता है, 16 कर सकता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, अभाज्य संख्या, तो इनमें से अभाज्य कौन सा है, इसमें से अभाज्य एक ही यही है, 2 है, तो 2 इसको भी विभाजित करेगा तो इसको भी विभाजित करेगा। कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग को कोई जो अभाज्य संख्या विभाजित करेगी तो इसको भी विभाजित करेगी। अब आइए, अब क्वेश्चन आंसर यहाँ से करते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने सीख लिया, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर। ये कौन सी संख्या है, हमने बताया था ये न भाज्य है ना अभाज्य है, इनमें से कोई भी नहीं है। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेषफल शून्य आता है तब उस चरण का भाजक क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। जब शेषफल शून्य हो जाए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब आर 0 हो जाए तो बी क्या हो जाता है, महत्तम समापवर्तक ए और बी का। परिमेय संख्या बताइए कौन सी, सॉरी परिमेय संख्या कह रहा हूँ, ये क्या है, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वो बताइए। तो अगर देखिए बाहर आ जाता है रूट से तो परिमेय है, नहीं आता है तो अपरिमेय है। ये क्या है, √3 और नीचे वो है 4 × 3, क्या हो जाएगा √3/2, बाहर 4 का जो है रूट से बाहर 2 हो जाएगा, 2√3, √3 कट जाएगा, 1/2 हो गया। ये कितना है, √3/2 √3, ये कट जाएगा, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये या ये है एक परिमेय संख्या, p/q के फॉर्म में आ गया ना सब। परिमेय रूट से अगर बाहर नहीं आती तो अपरिमेय होती। अब है कि दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए अगर इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी अगर चीज़ नहीं आए ना तो एक बार करके कोई एग्जांपल लेके करके देख लेना। तो क्रमागत मतलब एक के बाद एक, जैसे मान लीजिए 7 है और 9 है, इनका क्या हो जाएगा, ये 1 और 7 से भाग लगेगा, इसमें 1 3 और 9 से कॉमन क्या है, 1 है। 5 और 7 देख लो, इसमें भी 1 और 5, 1 और 7 कॉमन एक ही है। कोई ऐसा जिसमें भाग लग सके वो देख लो, 15 है, 15 के बाद 17 आ जाएगा, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, 1 और 17 यही होगा, तो 1 ही है, तो 1 होगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है और क्रमागत सम संख्याओं का 2 होगा। किसी संख्या का दशमलव प्रसार यदि अशांत आवर्ती है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी, या तो शांत हो तो भी परिमेय है, या अशांत आवर्ती हो यानी रिपीट हो रहा है तो भी परिमेय है, और अशांत भी है और अनावर्ती है यानी आवर्ती भी नहीं है तब वो अपरिमेय होगा। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है, कोई पूर्णांक है q, पूर्णांक है तो ये कुछ भी हो सकता है ना, -1 2 भी हो सकता है, या 1 2 3 4। तो विषम क्या, मान लीजिए 1 2 3 मान लीजिए, तो कोई भी क्या होगा, q1 2 3 होगा। अब q में हम एक जोड़ दें तो क्या होगा, अगर q1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये सम हो जाएगा, लेकिन विषम पूर्णांक पूछ रहा है
है ना। 2 है तब तो 1 जोड़ेंगे तो 3 ठीक है, लेकिन 3 है 1 जोड़ देंगे तो फिर समपूर्णांक आ जाएगा। क्यू तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, मगर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्यों कर देंगे, 2 करेंगे तो दोगुना करेंगे तब तो हमेशा ही सम आएगा। 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, ये हमेशा ही सम आएगा। तो ये भी नहीं होगा, बस यही होगा। इसमें क्या होगा, 2q+1 में जब q1 है तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 होगा। जब 2 है तो क्या है, 2 इंटू 2 प्लस 1 5 होगा। जब q3 रहेगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 7 होगा। ये हमेशा विषम आ रहा है, तो विषम पूर्णांक ऐसा है। कोई भी पूर्णांक q है उसके पहले अगर सम संख्या से अगर हम गुना कर देते हैं तो सम पूर्णांक हो जाएगा, जो भी आएगा वो सम पूर्णांक आएगा। सम पूर्णांक को विषम बनाने के लिए उसमें विषम संख्या जोड़ना पड़ेगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्व, इससे पहले विषम संख्याओं क्रमागत विषम संख्याओं का 1 आया था, फिर क्रमागत सम संख्या है तो इसका 2 आएगा। करके देख लीजिए, 4 और 6 है, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर 1 2 4 है, 1 2 3 6 है। कॉमन क्या क्या 1 है और 2 है, तो बड़ा कौन सा है, 2 है, तो 2 आएगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक, पूर्णांक संख्या क्या बताया था, कोई भी पूर्णांक संख्या अगर है इसके नीचे 1 भी तो हो सकता है, तो p/q के फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या होगी। 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, 1440 में 2 का, तो इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 720 360 180 90 45, आगे 5 से 9, और दो दो का ही पूछ रहा है तो 2 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 आ जाएगा, ये 5 हो गया। आगे भी करके देख लीजिए, 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 5 गुने 3। हमें 2 के घात से मतलब है तो 2 के घात 5। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य, कौन सा जोड़ी सअभाज्य है, देखो इसमें दो सअभाज्य कौन सा होता है जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। इसमें क्या है, 2 से इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, एक के अलावा 2 भी कॉमन है। ये कितना हो जाएगा, 1 और 31 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 31 और 93, तो 1 के अलावा इसमें 31 कॉमन हो जा रहा है। 18 और 25 में देख लो, इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 9 से लगेगा, 18 से लगेगा। इसमें 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 25 से लगेगा। कॉमन एक ही है ना, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा सअभाज्य। ठीक है, जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, सअभाज्य। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मतलब जो रूट से बाहर ना है। अब ये देखो, ये रूट से बाहर आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, √9, √9 3 हो जाएगा, 3/3 1, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो यही एक है, रूट √5 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो परिमेय संख्या है। यदि एलसीएम 91 और 26 के 182 है तो एचसीएफ क्या होगा, संख्या दिया हुआ क्या बताया था, ए गुने बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी गुने एचसीएफ ऑफ ए बी। ए बी पता है हमें 91 गुने 26, ए मान लो 91, बी 26 है। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 182 है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 91 गुने 26/182, 91 दूनी 182, 2 से 13 मरतबा कट जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड। √81/2 क्या है, तो √81 कितना हो जाएगा, 9, 9/2 क्या है, परिमेय संख्या है। जो भी रूट से बाहर आ जाए तो परिमेय, रूट से बाहर नहीं आए तो अपरिमेय। सिंपल से रूल याद रखो। 192 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताओ, वही चीज़ है।
192 है, इसमें दो का, दो से करोगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। फिर दो से करोगे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। फिर दो से करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऐसा है ना? दो चौक 12 दो हाथ में एक, दोनों 18 19, ठीक है। हाथ में एक, दो चौक 8 9, ठीक है। दो से करोगे तो 12 आ जाएगा। फिर दो से करोगे तो 6 आ जाएगा। फिर दो से करोगे तो 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है। तो गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड, और दो का कितना घातांक है वो देख लेना। 192 का 96, 96 का 48, फिर दो हाथ में एक, दोनों 18 19, ठीक है। 48 24 12 6, ठीक है। यदि भाग एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए इतना है, क्यू इतना है, आर इतना है, तो बी का मान बताइए। अब बताओ इतना सिंपल। अब क्या होगा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ए कितना है? 72 है, बराबर बी निकालना है आपका। क्यू कितना है? 8 है, बस ये जीरो दिया है, यानी 8b इक्वल टू 72। तो बी कितना हो जाएगा? 72/8, 9 हो जाएगा आंसर। ये ऐसे बी पी ओ बिना पेन उठाए वाला। जब आर से एस पर जीरो हो गया तो जाहिर सी बात है बी क्यू ए के बराबर होगा 8 9 72। ठीक है, समझ आ रहा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? बताया था दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या करते हैं, क्या देखते हैं? जो नीचे वाला है क्यू है, उसका भाज्य गुणनखंड 2 के घात के रूप में, या 5 के घात के रूप में, या 2 और 5 के घात के गुणनफल के रूप में है या नहीं। 15 का कितना हो जाएगा? 3 × 5 नहीं है। 160 का 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 5, ये तो है। 2 के पावर m, 5 के पावर n। 60 भी नहीं। आंसर तो हमें पता चल गया कि ये सही है, लेकिन 60 का भी करके देख लेते हैं। तीन भी आ जा रहा है इसमें, दो 5 के अलावा। 35 में 5 7, इसमें 7 आ जा रहा है। तो बस एक यही है जिसमें 2 और 5, क्योंकि पावर 5 और 5 का 1 आ रहा है। या तो 2 का घात हो, या 5 के घात के रूप में हो, या 2 के घात और 5 के घात के गुणनफल के रूप में, ऐसा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो एक धनात्मक पूर्णांक है कोई भी, 1 2 3 4, तो आपने एक सम संख्या से अगर गुना कर दिया तो क्या बन गया? ये सम पूर्णांक बन जाएगा। और सम पूर्णांक को विषम पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे? उसमें कोई विषम संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। अच्छा, विषम पूर्णांक नहीं है तो ये नहीं है। ये भी विषम पूर्णांक हो गया, ये भी विषम पूर्णांक हो गया, ये भी विषम पूर्णांक हो गया, ये नहीं है। कोई भी पूर्णांक को सम संख्या से गुना कर देंगे तो सम पूर्णांक बन जाएगा। और धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक बन जाएगा। उसको विषम बनाने के लिए उसमें विषम संख्या जोड़िए, सम बनाने के लिए सम संख्या जोड़िए। तो ये सम नहीं है, ये सम संख्या है, यानी विषम नहीं है। दो लगातार सम संख्याओं का महत्वतम समावर्तक 2 होता है, और विषम संख्या क्रमागत विषम संख्याओं का 1 होता है महत्वतम समावर्तक। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? अपरिमेय परिमेय, मैंने बोला था परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़िए तो अपरिमेय बन जाएगा। अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़िए, घटाइए, परिमेय संख्या से गुना कीजिए, अपरिमेय ही रहेगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम कितना होगा? यानी ए गुने बी इक्वल टू, क्या बोला था? एलसीएम इंटू एचसीएफ उन संख्याओं का। ए और बी का गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको पहले गुना करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ कितना है? 17 है। एलसीएम कितना हो जाएगा? बटे 17, 17 पच्चीस 85, एक नहीं हो जाएगा क्या? 510।
ये 0 है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है बताइए वैसे, जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय है, जो नहीं आए वो अपरिमेय है। यही एक मुझे लग रहा है। 64 और 36 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100, तो ये 10 हो जाएगा, बाहर आ गया तो यही परिमेय होगा। इनका देख लो, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 36 36 अंडर रूट 72 हो जाएगा, नहीं आएगा। 72 को 2 × 36 लिखोगे तो 36 के छेद बाहर आ जाएगी, लेकिन अंडर रूट 2 अंदर आ जाएगा। वैसे ही 49 49 49 × 2 हो जाएगा, 49 का 7 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बाहर आएगा। 25 25 का 50 50 को 25 × 2 लिखोगे, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर आ जाएगा। है ना, समझ आ रहा है, जो भी अंडर रूट से बाहर आ जाए परिमेय, नहीं आए तो अपरिमेय। यदि 130 इक्वल टू इतना है और एवं 15 इक्वल टू इतना है तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। सही, जिस जब 0 हो जाए, जिस स्टेप में शेषफल उसका भाजक महत्तम समापवर्तक होता है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप में शेषफल 0 उसका भाजक महत्तम समापवर्तक हो जाता है। हाँ, इसको कैसे करेंगे। नॉर्मल जैसे 0.49 है तो क्या करेंगे, दशमलव घटाते हैं 1 लिखते हैं, जितना डिजिट है उतना 0 लिख देते हैं। जब ये रिपीटिव वाला रहता है तो 0.49 जैसे ये बार है ऊपर, इस केस में क्या करते हैं, दशमलव को पहले वाले को हटाते हैं और जितना है उसको 99 यानी 49, सॉरी 4 अपॉन, जितना है उतना 9, तो 49/9, 9 49/99, जितना डिजिट है जितना बार है उतना, जितने डिजिट होगा उतना 9 नीचे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें भी जो बाहर नहीं है वो अपरिमेय है। ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा, तो यही सही है। दो अपरिमेय संख्या, इतना और इतना का गुणनफल, बोला था ना कि परिमेय संख्या अपरिमेय का गुणनफल तो अपरिमेय होगा, लेकिन दोनों अगर अपरिमेय है तो उनका एक बार चेक कर लेना। जैसे यहाँ क्या है, 3 + √5 है, दोनों अपरिमेय है। 3 - √5 है, दोनों अपरिमेय। a+b और a-b का केस है, यानी a² - b²। ए कितना है, 3 है ना, सॉरी, 3² - √5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 - √5 स्क्वायर 5, 4 आंसर आ जाएगा। 4 क्या है, परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या काउंटिंग वाला गिनती, कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, सबसे छोटा 1। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, इसमें भी देख लीजिए, रूट से बाहर आ जाए, परिमेय संख्या है। ये रूट से बाहर नहीं आएगा, अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय, यही एक परिमेय है जो रूट से बाहर आ जाएगा, √25 बराबर 5 हो जाएगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, यही एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, जो भी रूट से बाहर नहीं है, अपरिमेय है। ये बाहर आएगा, देखो नहीं आएगा, 1/3 हो जाएगा, अपरिमेय बोला है ना। √5 गुना √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो परिमेय हो गया। √16 का 4 हो जाएगा, परिमेय हो गया। 1 और 3 है, ये भी बट्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये भी परिमेय हो गया, बस यही एक है जो अपरिमेय। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या लेके देख लो, 5 है, 7 है, 5 है, 17 है, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो उनका, 29 है, 2 है,
इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो महत्तम समापवर्तक 1 होता है अभाज्य संख्याओं का। और अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दोनों का गुणनफल, दोनों को गुना करना पड़ेगा। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 6 7, जो कोई इसमें कॉमन है ही नहीं, तो इनको गुना करना पड़ेगा। ये वही चीज़ है। 13 के ऊपर बार लगा हुआ है, दशमलव के बाद 13 हटाइए, नीचे जितना डिजिट है उतना 9 9 13 बटे 99। 13 के ऊपर बार लगा है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट पे बार लगा है, तो बार हटाइए, दशमलव हटाइए, 2 डिजिट है, नीचे 2 9 लिख दीजिए, 13 बटे 99। 18 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा बताइए? कॉमन कितना हो जाएगा? 18 है। इसमें कितना कितना भाग लग सकता है? 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। 72 में कितना भाग लग सकता है? 2 से, 3 से, 6 से, 4 से भी लग सकता है क्या? 18 चौका 72, 4 से भी लग सकता है, 6 से भी लग सकता है, 9 से भी लग सकता, 8 से भी लग सकता है, 9 से भी लग सकता है, 12 से भी लग सकता है, 18 से भी लग सकता है, 36 से भी लग सकता है, 72 से भी लग सकता है। इतना सारा। 2 से, 3 से, 24 से 72, 18 चौका 72, 12 चौका 72, 9 अठे 72, 8 9 72, 12 चौका 72, 18 चौका 72, 36 9। कॉमन क्या क्या है? 2 है, 3 है, 6 है। 2 3 6 यही कॉमन है ना? 9 भी कॉमन है, 18 भी कॉमन है, तो सबसे बड़ा कॉमन 18 है, तो 18 आंसर हो जाएगा। जितना कॉमन है उसमें हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा जो कॉमन है वही आपका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक होता है। अंडर रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? कितना से गुना करे परिमेय बन जाए? रूट 3 से गुना करो तो 36 हो जाएगा। 6। ठीक। यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक नहीं, 1 2 3। धनात्मक सम बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर दीजिए। नहीं, किसी भी सम संख्या से गुना कर देंगे तो सम ही आएगा। किसी भी सम संख्या से, ये देखिए 2 से गुना कर दिया है, 1 जोड़ेंगे तब तो फिर एक सम एक विषम बन जाएगा। पी तो उतना ही है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, एक सम एक विषम एक विषम एक। 2p है तो 2p तो सम बन जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो विषम बन जाएगा, एक वही है। कोई भी अगर पूर्णांक है उसको सम संख्या से गुना कर देंगे तो सम पूर्णांक बन जाए। अब विषम से करेंगे तो जरूरी नहीं कि विषम पूर्णांक बने। 3 से गुना कर रहे हैं, 2 आ गया तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? प्रसार शांत के लिए नीचे वाला बोला था ना, देख लेना। मुझे तो लग रहा है यही होगा, कहीं देखो तो। 16 गुने 5 यही हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुने 5 पावर 1। ये कोई भी 2 और 5 के घात के रूप में इनका अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा। 45 का करके देखो। 5 9 3 9 5 3 आ गया। 41 में तो किसी से भाग ही नहीं लगेगा, 81 में किसी से भाग ही नहीं लगेगा, होगा ही नहीं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? यानी कि जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घात के रूप में नहीं हो। ये 2 और 5 के रूप के घात में, अभी 80 का हमने देखा ना, 2 और 5 के रूप के घात में है। ये 400 का देख लो आप, 400 को कितना लिख सकते हैं आप? 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 2 5 है तो 5 का स्क्वायर ये है। तो ये भी जो है आपका शांत है, ये भी शांत है और ये भी शांत है, तो एक यही बचता है जो अशांत है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 और लघुत्तम इतना है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी क्या होगी? क्या बताया था? ए गुने बी संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। अब क्या बोल रहा है? दो संख्या, एक संख्या मालूम है, मान लीजिए 54 है, दूसरा संख्या नहीं मालूम है। एलसीएम मालूम है 162 है, एचसीएफ मालूम है 27 है, तो बी नहीं निकल जाएगा? 162 गुने
27/54, 27×54, 2 से कटा दीजिए, 81 है। हाँ आगे तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याएं 12, 15 और 21 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? कुछ नहीं, फैक्टर देख लीजिए। ये है ना, हाँ 12 किसका किया गया ये थोड़ा। इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 का 1 हो 5 हो जाएगा। यहीं से पता चल गया, आगे करने के भी सॉरी 15 है ना। 3, 5 और 15, एक में 3 से 5, 15 से, और 21 है, 1 से 3 से 7 से 21, यही होगा ना। कॉमन क्या है? 1 और 3 कॉमन है। हाइएस्ट क्या है? 3 है। 3 आंसर हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या है? तो क्या बोल, ये देखो सब में 6 से मल्टीप्लाई है। 6 क्या सम संख्या है, तो किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुना करेंगे तो सम पूर्णांक बन जाएगा। अब क्या विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो विषम पूर्णांक करने के लिए क्या करेंगे? सम पूर्णांक में कोई विषम संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब, ये 6 क्या सम पूर्णांक है, इसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम विषम यही है जिसमें विषम संख्या जोड़ा है, तो यही विषम पूर्णांक होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर का भी नाम है। वास्तविक संख्या में सब आ जाता है, परिमेय अपरिमेय जितनी संख्या सब वास्तविक में आ जाती है। पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक, सब। वास्तविक संख्या 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ये भूल मत कर देना, पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 परिमेय है। क्यों? क्योंकि 22/7 p/q के रूप में है, और पाई जो है वो एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होता है, वो लगभग उसके बराबर मान लेते हैं। पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य बताइए कौन सी है जिसमें एक के अलावा उसके अपने आप के अलावा 13 ऐसे ही दिख रहा है, 13 में अपने और 13 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ के टेबल में 13 नहीं आता है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समापवर्तक ऑफ ए बी कितना होगा? अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बताया था ना, उनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। और अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो जाता है, 1 के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो महत्तम समापवर्तक 1 होगा, लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल हो जाएगा। बस इसके साथ ही आपका ये वास्तविक संख्याओं का लेक्चर चैप्टर समाप्त होता है। और हमने इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको अब कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा बोर्ड में, या कुछ और करने की ज़रूरत है। इसको ठीक से देखिए, जो कॉन्सेप्ट होता है याद रखिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, ये चैप्टर बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे, गारंटी। थैंक यू।